जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया उस सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है, दूसरा वीडियो है और आप सभी को स्पेशल थैंक्स है। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सराहा, बहुत अच्छा प्रतिक्रिया दिया, जिसकी वजह से मैं काफी उत्साहित हूँ। और दोस्तों, इसी सीरीज को मैं बढ़ाते हुए आज दूसरा वीडियो लाया हूँ, जिसमें हम लोग पॉलिटी के ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, नागरिकता से संबंधित। तो हम सबको पता है कि जो हमारे संविधान का भाग नंबर 2 है, वह भाग नंबर 2 में नागरिकता है। और आप मुझे बताइए कि क्या कौन से अनुच्छेद इसमें हैं जो नागरिकता का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, या 5 से लेकर के 11 तक, या 12 से लेकर के 35 तक, या अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10 और 11, ये सारे ही आर्टिकल दोस्तों नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान करते हैं। ठीक है दोस्तों, नागरिकता के बारे में प्रावधान करते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। और भाग नंबर 2, जो भाग नंबर 1 है दोस्तों, उसमें संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि हमारे राज्यों के बारे में और हमारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में, उनके बारे में बताया गया है। वह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपको पता होगा कि इसमें फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है, जो भाग नंबर 3 के अंतर्गत आता है। और भाग नंबर 4 के अंतर्गत दोस्तों 36 से लेकर के 51 तक ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो दोस्तों देखिए, वित्त आयोग, ये वित्त आयोग है हमारे संविधान का एक संवैधानिक पद है। कई बार तो यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक पद है। तो दोस्तों, जिस भी संस्थान का हमारे संविधान में डायरेक्ट किसी अनुच्छेद के अंतर्गत मूल संविधान के तहत उल्लेख किया गया है, वे सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारे संस्थान क्या कहलाएंगे, संवैधानिक संस्था कहलाएंगे। तो दोस्तों, वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 280 में, या 124 में, या 324 में, या 148 में किस आर्टिकल में वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। और फाइनेंस कमीशन जो होता है, उसके हेड को अध्यक्ष कौन अपॉइंट कौन करता है, यानी कि नियुक्त कौन करता है, तो वह हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 124, तो अनुच्छेद 124 में क्या है, अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 दोस्तों इलेक्शन कमीशन जो हमारा है, यानी कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है, उसके सदस्यों के गठन का प्रावधान है, उसका गठन है। और अनुच्छेद 148, तो ये सीएजी का प्रावधान है दोस्तों, सीएजी के गठन की बात है अनुच्छेद 148 में। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे इलेक्शन कमीशन के मेंबर हों या हेड हों, चाहे सीएजी हो, ये सारे के सारे, चाहे वित्त आयोग हो, फाइनेंस कमीशन हो, है ना, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में शामिल है। तो दोस्तों, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, यह बाद में ऐड हुआ है। और दोस्तों, यह किस भाग में है, तो आपको पता होगा कि यह भाग नंबर 4 क में है। ठीक है, भाग नंबर 3 में नागरिकता है, हम लोगों ने अभी समझा था, मौलिक अधिकार है, हम लोगों ने अभी समझा था, जिसमें 12 से लेकर के 35 तक आर्टिकल दिया गया है। भाग नंबर 4 का, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, इसमें फंडामेंटल राइट है जो 3 में है। ठीक है, भाग नंबर 4 में दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसे हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व बोलते हैं, जो 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। ठीक है दोस्तों, भाग नंबर 5 में ये केंद्र सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह संविधान में जोड़ा गया था। तो कई बार ईयर पूछ लेता है और कई बार संशोधन पूछ लेता है, संशोधन का नंबर क्या होता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये ऐड किया गया। ये जो ऐड किया गया था, ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था दोस्तों? तो यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, और ये ध्यान रखेंगे, ये नाम ध्यान रखेंगे। इसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था तो कुल 10 कर्तव्य थे, और एक एक्स्ट्रा कर्तव्य और 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो टोटल अभी जो कर्तव्य है वो कितने हैं? 11 अभी टोटल ड्यूटीज है हमारी। और पहले जब हमारा ये जोड़ा गया था तो 10 थे, और मूल संविधान में दोस्तों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यानी कि ये कह रहा है कि जो मतदान का अधिकार है, हम सबको दोस्तों पता होगा कि वोटिंग राइट है, यानी कि हम लोग वोट देने जाते हैं, तो यह जो अधिकार हमें प्राप्त है वोट देने का, यह किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों इसमें ना, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही होते हैं। कभी 325 भी सही होता है, कभी 326 भी सही होता है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होता है वह सही होता है। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन आए, मतलब दोनों साथ में है और कोई एक चूज करना है आपको, तो आप 326 ही चूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि दोनों ही आपको चुनाव का अधिकार देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। ठीक है, देखिए जो 325 है, इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, हमारे नागरिकों को धर्म, जाति, नस्ल एवं लिंग, ठीक है, एवं लिंग, जेंडर। तो धर्म, जाति, नस्ल यानी कि रेस, और लिंग यानी कि जेंडर, इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको वोट देने दिया जाएगा। तो यानी कि वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा इस आधार पे भेदभाव करके। ठीक है, तो ये भी एक अधिकार हो गया। तो ये कभी कभी ये भी ऑप्शन होता है तो सही होता है। और 326 में कहा गया है कि जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उन सबको वोट देने का अधिकार होगा, ये 326 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनेंगे। हमारे मूल संविधान में जो वोट देने का अधिकार था, वह वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था। ठीक है, कितने वर्ष था? 21 वर्ष। तो ये ध्यान रखेंगे, हमारे मूल संविधान में वोट देने का जो अधिकार था वह 21 वर्ष था। लेकिन अभी कितना है? 18 वर्ष। तो ये कब चेंज किया गया कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन। जितने भी संशोधन मैं बताता हूं, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लिया करिए और उसको बार बार रिवीजन किया करिए दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह चेंज कर दिया गया, और चेंज करके क्या किया गया? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, और इसी व्यवस्था को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या 4 वर्ष का होता है, क्या 5 वर्ष का होता है, क्या 6 वर्ष का होता है, या 7 वर्ष का होता है? ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति। तो मैं आपको बताऊं कि जो उपराष्ट्रपति होता है, यह राज्यसभा का सभापति भी होता है। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। जैसे लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, ऐसे राज्यसभा में भी एक सभापति होते हैं। और राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा में जो सभापति होता है, वह उपराष्ट्रपति ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो सभापति का कार्यकाल यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 वर्ष दोस्तों। ठीक है, 5 वर्ष ध्यान रखेंगे आप लोग। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। अब यहाँ पर यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पीएम का कार्यकाल कितना होता है, और ऑप्शन यही रहे, ठीक है, ऑप्शन यही रहे, और आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो उसका आंसर भी 5 वर्ष होगा। लेकिन यदि एक ऑप्शन दे दे प्रधानमंत्री वाले में कि निर्धारित नहीं है, तो फिर निर्धारित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह लोकसभा की आयु पर डिपेंड होता है। जब तक लोकसभा का कार्यकाल चलता है, यानी कि जब तक लोकसभा भंग नहीं होती है, लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो जाती है कभी कभी, और जब भंग हो जाती है तो प्रधानमंत्री भी समाप्त हो जाता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष, लेकिन ये राज्यसभा का सभापति होता है। तो राज्यसभा के बाकी जितने मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वो निरंतर चलने वाली सभा है, वह कभी भी भंग नहीं होती, तो उसका कार्यकाल अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित काल। भारत में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों संविधान में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में हर दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्या वित्त मंत्री होता है? क्या विपक्ष का नेता होता है? क्या लोकसभा का अध्यक्ष होता है? क्या कोई भी सांसद बन सकता है? आप मुझे बताएंगे इन चारों में से सही क्या है। तो दोस्तों जो लोक लेखा समिति है इसका काम क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता दूं कि जो लोक लेखा समिति होती है, आप सबको पता होगा कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या सही से पैसे खर्च किए हैं या नहीं, संसद द्वारा जो रिपोर्ट उन्होंने पेश किया, जो उन्होंने खर्च दिखाया, क्या वो सही तरीके से खर्च हुआ है, उतना ही खर्च हुआ है, क्या उसमें कोई धांधली तो नहीं है, इसको रिपोर्टिंग कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? सीएजी, इसका नाम ही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये ऑडिट करती है सरकार के जो दस्तावेज होते हैं, वो चेक करती है कि क्या सरकार ने सही चेक किया है कि नहीं। फिर सीएजी जो होती है ये चेक करने के बाद अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है दोस्तों, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करती है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को हमारे लोकसभा में और फिर उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत होता है ये। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्तुत होता है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट की चर्चा होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब लोक लेखा समिति क्या होता है? लोक लेखा समिति इस सीएजी की रिपोर्ट को चेक करती है। ये जो लोक लेखा समिति है, यह समिति इस सीएजी की रिपोर्ट को जांच करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है, ये ध्यान रखेंगे, विपक्ष का नेता होता है लोक लेखा समिति का। और अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्ष के एक नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी, वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं। चलिए नेक्स्ट, संविधान का 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो 44वां संविधान संशोधन है ये पूछ रहा है कि किससे संबंधित है। क्या संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? क्या पंचायती राज शामिल हुआ था? क्या शिक्षा का अधिकार शामिल हुआ था? क्या मूल कर्तव्य शामिल हुआ था? क्या हुआ था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों इनमें से जो सही आंसर होगा वह होगा संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। ठीक है, देखिए जो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दो काम आप ध्यान रखेंगे। एक तो 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। अच्छा, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हटाया गया था, केवल मूल अधिकार से हटा दिया गया था और इसको शिफ्ट किया गया है एक कानूनी, एक विधिक अधिकार के तौर पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पंचायती राज शामिल हुआ था, तो पंचायती राज दोस्तों जो शामिल हुआ है यह हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया। जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A, ये आर्टिकल है और किस संशोधन द्वारा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए किस संशोधन द्वारा, तो ये ध्यान रखेंगे 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार 21A के तहत है, ये एक मौलिक अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कब शामिल हुआ था दोस्तों? तो जो मूल कर्तव्य है ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 324 में ये बताया गया है कि हमारे जो चुनाव आयुक्त है वह 3 सदस्यीय होगा। कितने सदस्यीय होगा? 3 सदस्यीय। पहले मूल संविधान में ये 1 सदस्यीय हुआ करता था, यानी इसमें एक ही मेंबर था। अभी इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक हेड होता है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 इसके सहयोगी होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ये हेड होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 इसके सहयोगी होते हैं, तो कुल 3 मेंबर होते हैं हमारे चुनाव आयुक्त में। तो जो चीफ है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो चाहे मुख्य हो चाहे जितने भी हो, बाकी अन्य हैं, मतलब एक मुख्य है 2 अन्य हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही
की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कभी पूछे तो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? यानी दोस्तों संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं और मैंने आपको बताया था अनुसूचियां क्या होती हैं। संविधान में बहुत सारी जगहों पर कुछ लिस्ट बनाने की आवश्यकता हुई थी, यानी कि किसी न किसी चीज का ये लिस्ट है और इस लिस्ट को संविधान के अंत में जोड़ा गया था। जब हमारा मूल संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उस टाइम कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। और अभी इसमें 4 और ऐड हो गया और टोटल ये कितने हो गए? 12। तो अगर अभी कभी पूछे आपसे कि वर्तमान में कुल कितने शेड्यूल्स हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको बताना है कि 12 अनुसूचियां हैं। और मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये ध्यान रखेंगे। अब सवाल ये है कि हमारी जो इन अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों में किस किस चीज को लिस्टेड किया गया है दोस्तों। ठीक है, इन अनुसूचियों में किसको किसको लिस्टेड किया गया है। तो दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है इसमें क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? तो जो केंद्र है, केंद्र और जो राज्य है, इन दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, क्षेत्राधिकार का बंटवारा है। केंद्र अपने विषयों पर कानून बनाएगा, राज्य अपने विषयों पर कानून बनाएगा। जैसे कि केंद्र के पास दोस्तों एक विदेश है, विदेश मामला है। अब विदेश मामले में कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे ही राज्यों के पास दोस्तों पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है या शराब वाला मामला है, तो ये सारी चीजें राज्यों के पास है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राज्यों के पास जो सब्जेक्ट है उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा और केंद्र के पास रक्षा, विदेश, वित्त, ये सब जो मामले हैं इनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो इनके जो विषयों का बंटवारा है ये 7वीं सूची में लिस्टेड है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब सवाल यह है कि इनके पास कितने विषय दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। जो केंद्र के पास है दोस्तों, ये मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में इनके पास 97 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 97। और राज्यों के पास कितने थे? तो राज्यों के पास 66 थे, यानी कि 66 थे। ठीक है, और अभी इनका बढ़ करके 100 हो गया। 100 से हालांकि कुछ विषयों को एक ही में ऐड कर दिया गया, तो अभी वर्तमान में 98 सब्जेक्ट हो गए। तो इनके पास अभी लेटेस्ट जो डाटा है केंद्र के पास वो 98 सब्जेक्ट है और राज्यों के पास 61 सब्जेक्ट है। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसी को लिस्टेड किया गया है 7वीं अनुसूची में। दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है हमारी, इसमें हमारे पूरे देश में जो भाषाएं हैं, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनको लिस्टेड किया गया है 8वीं सूची में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और कुल कितनी भाषाओं को लिस्टेड किया गया है दोस्तों? तो ये कुल 22 भाषाएं हैं जिनको लिस्टेड किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं को, 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको लिस्टेड किया गया है। और हमारे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं। ठीक है, 14 भाषाएं हैं। 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई दोस्तों? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे मूल संविधान में, मैंने अभी आपको बताया था कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। तो इसका मतलब 9वीं अनुसूची हुई, 10वीं अनुसूची हुई, 11वीं अनुसूची हुई और 12वीं अनुसूची हुई, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो सवाल यह है कि 9वीं अनुसूची में क्या है? तो दोस्तों इसमें भूमि सुधार के लिए सरकार ने संशोधन करके इसको ऐड किया गया था कि इसके अंतर्गत जितने भी कानून होंगे उसको लेकर के कोई भी व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा 9वीं अनुसूची के बारे में। ये पहला संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार को लेकर के है। 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये जोड़ा गया था। तो इसमें है क्या? इसमें है दल बदल। इसमें क्या है? दल बदल, विरोधी कानून है। दल बदल किसको माना जाएगा उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। किस संशोधन द्वारा ये ऐड हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये ऐड किया गया था। फिर जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, ये पंचायती राज से है। पंचायती राज से है, तो सवाल ये है कि ये कब ऐड किया गया होगा?
तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये ऐड किया गया था। इसमें पंचायती राज है और इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको ऐड किया गया और इसमें नगर पालिका है। ठीक है, तो ये कुल टोटल 12 अनुसूचियां हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची के तहत, देखिए आ भी गया ये क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून ये किस अनुसूची के तहत लिस्टेड किया गया है? तो ये आपको बताना है, क्या 7वीं सूची है, क्या 8वीं सूची है, क्या 9वीं सूची है या 10वीं सूची है? तो अभी मैंने आपको बताया था इसका सही आंसर क्या होगा, 10वीं सूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, तो इसमें यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल का व्यक्ति, किसी पार्टी का व्यक्ति है, कोई नेता है, अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ करके या मतलब ज्वाइन रहते हुए किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, यानी अपनी पार्टी के साथ धोखा करता है, या मतलब वो अपने पार्टी के कहे गए दिशा निर्देशों को नहीं मानता है, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के वोटिंग करता है, या ऐसा कुछ भी उसका बिहेवियर होता है, तो वो माना जाएगा कि भाई ये पार्टी के खिलाफ जा रहा है और इसलिए उसको दल से निकाल दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है कि ये दल बदल विरोधी कानून है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत आया था। 9वीं सूची में ऐसी 9वीं अनुसूची किसे बोल रहे हैं, ये पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया था। तो इसमें ऐसे कानून थे जिनको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाया जा सकता। 7वीं में केंद्र राज्य बंटवारा और 8वीं में जो भाषाएं हैं, हमारी जो लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से कौन कौन से आर्टिकल हैं जो संबंधित है? आर्टिकल नंबर 17 है, या आर्टिकल नंबर 19 है, या आर्टिकल नंबर 21 है, या आर्टिकल नंबर 24 है। तो समानता का अधिकार दोस्तों एक मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और वो जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, उसमें जो समानता का अधिकार है उसमें 6 तरह के अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों में कुल 6 तरह के अधिकार हैं। जो समानता का अधिकार है, इसमें आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक के जितने भी आर्टिकल होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 17। 19, 20, 21, 21A और 22 ये सारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, और आर्टिकल नंबर 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो केवल लोकसभा के सभी सदस्य, बी केवल राज्यसभा के सभी सदस्य, सी संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति को वोटिंग कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। जितने भी सदन के सदस्य होते हैं, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जितने भी मेंबर बैठते हैं वो सारे के सारे लोग, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के पूछे तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के मेंबर वोटिंग नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के मेंबर वोटिंग नहीं करते, इसके अलावा सभी सदस्य वोटिंग करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लोग उपराष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं वही लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल होते हैं। यदि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी जो लोग उपराष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं वही राष्ट्रपति के महाभियोग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 के तहत जोड़ा गया था। और वर्तमान में कुल कितने कर्तव्य हैं? तो 11 कर्तव्य है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिन्हें शॉर्टकट में कैग कहते हैं, की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको बताया, चाहे सीएजी की नियुक्ति पूछा जाए, चाहे इलेक्शन कमीशन के मेंबर को पूछा जाए,
चाहे अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जाए यानी महान्यायवादी के बारे में पूछा जाए, चाहे वित्त आयोग के बारे में पूछा जाए, ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा तो उन सब की सेंट्रल लेवल पे लगभग सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा ये अपॉइंट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? यानी हमारे संविधान में टोटल 1 से लेकर के और 22 तक के बीच में कुल 25 भाग हैं, 25 चैप्टर हैं, ठीक है। कुल टोटल 25 चैप्टर आते हैं और उसमें कह रहा है संविधान का कौन सा एक भाग है जो पंचायती राज से संबंधित है। तो क्या वो भाग नंबर 4 है, क्या भाग नंबर 9 है, क्या भाग नंबर 10 है या भाग नंबर 11 है? आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पंचायती राज से संबंधित भाग नंबर 9 है, ये ध्यान रखना आपको। जो दोस्तों भाग नंबर 4 है, इसमें क्या है? तो इसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। जो भाग नंबर 9 है, इसमें पंचायती राज है, पंचायत है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। और जो भाग नंबर 10 है, इसमें क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10 और 11 के बारे में एग्जाम में हर दूसरे वर्ष पूछा जाता है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है कि भाग नंबर 10 और भाग नंबर 11 में क्या है। तो भाग नंबर 10 में दोस्तों जितने भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित जो शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स हैं, उनके बारे में उनका प्रशासन कैसे चलेगा, वो कौन कौन से एरिया हैं, ये भाग नंबर 10 में बताया गया है, यानी SC ST वाला एरिया बताया गया है। और ध्यान रखना है कि जो भाग नंबर 11 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें है केंद्र राज्य संबंध। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। सबसे ज्यादा अगर कोई एक भाग पूछा जाता है तो भाग नंबर 11 पूछा जाता है। हर दूसरे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाग नंबर 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है, यानी इन दोनों का संबंध कैसे होगा? तो आपको पता है हमारे यहाँ सहकारी संघवाद चलता है, दोनों में सपोर्टिव भावना होती है, तो उस आधार पे हमारी फेडरल व्यवस्था चलती है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल पूछ रहा है, लोकसभा का कार्यकाल। तो आप मुझे बताइए पहले राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि वो निरंतर चलने वाली सभा है, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल तो होता है। और आपको पता होगा क्या 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, 6 वर्ष है या 7 वर्ष है? तो 5 वर्ष है। तो अब लोकसभा का कार्यकाल पूछे या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे, ये 5 वर्ष ही होगा, क्योंकि जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है वैसे ही सारे मेंबर अपने आप उनका पद समाप्त हो जाता है और फिर से इलेक्शन होता है और वो जीत करके अगेन आते हैं, ठीक है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी वर्तमान में भी हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देखिए लगभग हर राज्य का अपना एक हाईकोर्ट होता है, हर राज्य का अपना एक हाईकोर्ट होता है, लेकिन हर राज्य का अपना एक हाईकोर्ट है, लेकिन कुछ राज्यों के अपने ज्वाइंट हाईकोर्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो जैसे हमारे पास, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास अभी 28 राज्य हैं, तो इस हिसाब से तो 28 हाईकोर्ट होना चाहिए अगर हर राज्य में एक हो तो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ राज्यों के कॉमन भी हैं, कुछ राज्यों के आपस में ज्वाइंट भी हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं हमारे यहाँ हाईकोर्ट? तो हाईकोर्ट की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 25। और हाईकोर्ट के गठन की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 214, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि अभी जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो कौन सा है? तो लेटेस्ट हाई कोर्ट दोस्तों आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये 25वां हाई कोर्ट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 25वां हाई कोर्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। संविधान का अनुच्छेद 44, जो अनुच्छेद 44 है, इसका संबंध किससे है? आपको ये बताना है। क्या इसमें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है? इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात है? इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात है? इसमें समान नागरिक संहिता है? आपको बताना है कि इसमें क्या है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है कि 44 में क्या है। तो दोस्तों जो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है, वैसे ये सारे के सारे जो प्रावधान है, ये सारे के सारे प्रावधान ये भाग नंबर 4 के अंतर्गत के हैं। भाग नंबर 4 के सारे प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच के हैं, 36 से लेकर के 51 के बीच के हैं, ठीक है। तो इसमें
जो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना है, यह 39A के बारे में है। 39A के बारे में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की बात है। ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 40 में है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, ये दोस्तों 48A में है, ध्यान रखना है, 48 में नहीं है, 48A में है। 48 में क्या है? 48 में है जो दुधारू पशु हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार प्रयास करेगी, और 48A में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, ये किस में है? तो ये दोस्तों 44 यानी कि 44 में है। और दोस्तों अभी हाल ही में जो समान नागरिक संहिता है, ये उत्तराखंड में अभी लागू हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी सबके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में अभी समान नागरिक संहिता लागू हुआ, तो ये पहला ऐसा राज्य है जिसने आजादी के बाद लागू किया। आप कहेंगे सर इसके पहले गोवा भी था, तो गोवा में आजादी से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू था। ठीक है, तो ये पहला ऐसा राज्य बना है आजादी के बाद जहां पे समान नागरिक संहिता लागू हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान सबसे ज्यादा किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो सबसे ज्यादा किस देश का प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पे? क्या अमेरिका का प्रभाव है, क्या ब्रिटेन का प्रभाव है, क्या कनाडा का प्रभाव है, क्या आयरलैंड का प्रभाव है? तो दोस्तों प्रभाव हमें पता कैसे चलता है? जाहिर सी बात है, जिस देश से ज्यादा प्रावधान ग्रहण किए जाएंगे ये मान लिया जाएगा कि उसका प्रभाव ज्यादा पड़ा हुआ है। तो किस देश से सबसे ज्यादा प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटेन के संविधान में। हालांकि ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के पास जो व्यवस्थाएं थी, जैसे कि संसदीय प्रणाली था, जैसे प्रधानमंत्री है, जैसे राष्ट्रपति तो वहां पे वंशानुगत होता है, लेकिन शक्तियां लगभग एक जैसी हैं। तो हमने वहां के स्ट्रक्चर को काफी कुछ कॉपी किया, सबसे ज्यादा कॉपी किया हमने ब्रिटेन से, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पर यदि यहाँ पे कोई देश नहीं देता और केवल ये पूछ लेता कि कहाँ से प्रेरित है, और इसमें एक ऑप्शन होता कि भारत शासन अधिनियम 1935, तो भारत शासन अधिनियम 1935 ही ज्यादा सही आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों भारत में नहीं, भारतीय संविधान में होना चाहिए, तो यहाँ पे संविधान में आप कर लेना, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान में जो इसमें देखिए दो क्वेश्चन बनता है, एक मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे और दूसरा वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों हम अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, 6 टाइप के मौलिक अधिकार है। मैं बताता हूं, आप नोट कर लेंगे दोस्तों। पहला है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, और ये 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल इससे संबंधित हैं। जो दूसरा अधिकार है दोस्तों, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमें स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से लेकर के ये 22 तक प्रावधान है इसमें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है, और इसमें 23 से लेकर के 24 तक के प्रावधान है, आर्टिकल नंबर 23 और 24। जो चौथे नंबर पे दोस्तों हमारा अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता। हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है जो 25 से लेकर के 28 तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो 5वें नंबर का अधिकार है वह है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक, या सांस्कृतिक एवं शैक्षिक बोल सकते हैं। एक तो शैक्षिक है और दूसरा है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, या सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, या शैक्षिक एवं सांस्कृतिक। तो इसमें दोस्तों 29 और 30, ठीक है, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान करते हैं, है ना, और ये स्पेशली उनके लिए है जो अल्पसंख्यक हैं। और जो छठवां अधिकार है हमारा, जो छठा अधिकार है, ये छठा अधिकार है संवैधानिक उपचार का, संवैधानिक उपचार का। ठीक है, उपचार का, तो ये ध्यान रखना है आपको, संवैधानिक उपचार, और ये आर्टिकल नंबर 32 में है। और इसी के बीच में दोस्तों देखिए एक आर्टिकल गायब है जो आर्टिकल नंबर 31 था। देखिए सीक्वेंस से देखिए 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, फिर 25 से 28, 29, 30, 31 गायब हो गया और 32। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं
कि जो 31 था, आर्टिकल नंबर 31 वाला था, आर्टिकल नंबर 31, इसी में था संपत्ति का अधिकार, और वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत एक अधिकार को हटा दिया गया। तो मूल संविधान में कुल 7 अधिकार थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन अभी वर्तमान में यही 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे संविधान सभा में जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्या भीमराव अंबेडकर जी थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे? क्या जवाहरलाल नेहरू जी थे? या सरदार पटेल जी थे? आपको बताना है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों, इन्हें संविधान का जनक कहते हैं या संविधान का पिता कहते हैं, या इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 1947 को किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और यह पूछा जा सकता है आपसे कि इन्हें अध्यक्ष कब बनाया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और उस टाइम जो पहले अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन जब दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इस दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और ये लास्ट तक, अंतिम बैठक तक अध्यक्ष बने रहे। जवाहरलाल नेहरू जी ये हमारे पहले पीएम रहे हैं, और जो सरदार पटेल थे ये हमारे पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार किस आयु से लागू हुआ? तो दोस्तों यह 18 वर्ष, 19 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष, तो हम सबको पता है कि ये 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की एज है, यानी वोट देने का एज है। और दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितनी आयु थी? 21 वर्ष, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, 21 वर्ष। और ये 21 से घटा करके 18 कब किया गया? तो मैंने आपको अभी बताया था, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर 1989 होगा या 1990 होगा। तो दोस्तों ये दोनों ही एग्जाम में दोनों ही डेट देता है, और दोनों ही सही होगा। देखिए, जो अधिनियम का नाम था वो 61वां संविधान संशोधन 1989 था, लेकिन वो 90 में पास हुआ। ठीक है ना, तो ईयर, जिस ईयर वो कानून बना वो 90 में हुआ, लेकिन जो अधिनियम का नाम था वो 89 था। तो आप एक बार, अगर दोनों ही डेट दिया हुआ है तो आप देख लेना किस संशोधन द्वारा पूछ रहा है, तो संशोधन का नाम 61वां संविधान संशोधन 1989 होगा, और किस वर्ष पूछ रहा है तो वो 1990 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? क्या राष्ट्रपति करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है? क्या संसद के सदस्य करते हैं? या उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है दोस्तों, इनमें से क्या 25 है, क्या 14 है, क्या 19 है, क्या 32 है? कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता से डायरेक्ट संबंधित है? इनडायरेक्ट तो लगभग सारे ही होंगे, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं समानता या कुछ ना कुछ स्वतंत्रता सबको दिए जाते हैं, तो ये तो सारे ही हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट जिनका संबंध है, इसका सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 डायरेक्ट कहता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, उसे, यानी कि हर व्यक्ति को अपने रिलीजन को मानना, उसको प्रचार प्रसार करना और उसके अनुसार व्यवहार करना। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता कैसी है? आप किसी भी धर्म को, आप जरूरी नहीं कि जिस धर्म में पैदा हुए हो उसी धर्म में विश्वास रखें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप भारत के किसी भी धर्म में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। आचरण का मतलब होता है पूजा पाठ करने की पद्धति, और उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये आप हर
व्यक्ति का अधिकार हुआ है। न केवल भारतीयों का बल्कि विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ऐसा अधिकार है जो भारत के नागरिकों को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है। मैं आपको बताऊं, मौलिक अधिकार के कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल हमारे नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं और बाकी सारे आर्टिकल सबको अधिकार प्रदान करते हैं। तो देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30 इसके द्वारा प्रदत्त जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो केवल और केवल नागरिकों को हैं और इसके अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें जो भी अधिकार प्रदान किए गए हैं वो भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है। ये केवल भारतीयों को है और बाकी भारतीयों को भी है और विदेशियों को भी है, ठीक है। इसके अलावा 14 में समानता का अधिकार है, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों को आवंटित किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? तो दोस्तों क्या चौथी अनुसूची में, क्या तीसरी अनुसूची में, क्या सातवीं अनुसूची में, क्या आठवीं अनुसूची में? तो ये आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथी अनुसूची में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो तीसरी सूची है, तीसरी सूची में दोस्तों क्या है, सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनके शपथ का प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है, तीसरी सूची में शपथ, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रावधान है। और सातवीं सूची में क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। इसमें कुल 3 तरह की सूचियां हैं, एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, यानी कि जिनमें दोनों को ही कॉमन किया गया है। और 8वीं सूची में दोस्तों हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जो मानक प्राप्त भाषाएं हैं वो भाषाएं हैं और भाषाएं कितनी हैं, 22। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया को हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और बताना ही चाहिए दोस्तों आपको। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमें हमारी मेहनत से और हमारे दिए गए रिजल्ट से जो हम आपको इतना मतलब कंटेंट दे रहे हैं, आपको ये कैसा लग रहा है, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको कमेंट करके बताना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम क्या परोस रहे हैं आपको और इसमें क्या हमें सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।